अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। हमने केमिस्ट्री 10th क्लास का लास्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला शुरू किया है और इस चैप्टर में से हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आ सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया एंड यूजेस ऑफ यूरिया। हमने पढ़ना है कि यूरिया को तैयार कैसे किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिया की असल में है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, यानी कि ये वो फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा है। अब फर्टिलाइज़र क्या होता है? ये वो केमिकल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सॉइल के अंदर टू इंक्रीज़ इट्स फर्टिलिटी। ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए हम अपनी ज़मीनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होती है और ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब इसकी नाइट्रोजन की मिकदार को मेंशन भी किया गया है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो 46.6% नाइट्रोजन मौजूद होती है, जो बाकी खादों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। दो प्रॉपर्टीज़ होगी, एक तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र और इसमें 46.6% नाइट्रोजन होती है, और तीसरी बात ये है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। यूरिया को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वाइट कलर का एक कंपाउंड है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। और उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी के अंदर ये हल हो जाते हैं। अगर आप इसको पानी में रखें तो बहुत ही जल्दी, आप कह लें कि रैपिडली सॉल्युबल है, बहुत जल्दी पानी में हल हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो मेन यूज़ है वो एज अ फर्टिलाइज़र है। 90% जो इसका इस्तेमाल है यूरिया का वो फर्टिलाइज़र के तौर पर होता है। कुछ इसका इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैनी केमिकल्स प्रिपरेशन, कुछ केमिकल्स की तैयारी के लिए ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? कोई भी हमने चीज़ तैयार करनी तो उसके जो तैयारी के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो 90% इस्तेमाल है वो तो एज अ फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसका कुछ इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल भी है कुछ केमिकल्स की तैयारी के लिए। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूरिया की। अब हम ये पढ़ेंगे कि यूरिया को तैयारी के लिए हम कौन से स्टेप हमें करने पड़ेंगे। उससे पहले हमें रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए, कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हम यूरिया तैयार कर सकेंगे। तो रॉ मटेरियल मैंने पहले भी बता दिया, ये वो मटेरियल है जब हम कोई नई चीज़ तैयार करते हैं तो उसके लिए ये जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। अब इसके लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है ना, वो एक तो अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है। अमोनिया गैस हम कैसे तैयार करते हैं? एक हाइबर प्रोसेस है। हाइबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक मोल, एक कह लें मालिक्यूल हम नाइट्रोजन का लेते हैं N2, 3 मालिक्यूल हम हाइड्रोजन के लेते हैं 3H2। कैटलिस्ट इसमें आयरन Fe, आयरन कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेयर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर। N2 + 3H2 ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर। तो पहला जो रॉ मटेरियल इसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है वो अमोनिया है और उसको हम हाइबर प्रोसेस के ज़रिए तैयार करते हैं। अब अगर कोई पूछ ले हाइबर प्रोसेस क्या है तो आप बताएंगे कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अमोनिया को तैयार करते हैं। और कैसे करते हैं? एक मालिक्यूल हम नाइट्रोजन का लेते हैं, 3 मालिक्यूल हम हाइड्रोजन के लेते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं, 2 मालिक्यूल अमोनिया के उससे बन जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है यूरिया की तैयारी के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे पास 2 रॉ मटेरियल हैं जो इसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक अमोनिया गैस है और दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो
तो अब ये हमें रॉ मटेरियल की तो समझ लग गई कि अगर हमने यूरिया तैयार करना है तो ये 2 चीज़ें हमारे पास होनी लाजमी। अब हम देखेंगे कि वो इनको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम यूरिया इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हम यूरिया को तैयार करेंगे। तो अब सबसे पहले यूरिया की तैयारी के लिए ना जो सबसे पहला रिएक्शन है वो हम क्या करते हैं कि हम अमोनिया गैस का रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। अब जब वो हमने अगर पीछे याद हो, जो अमोनिया हमने हाइबर प्रोसेस के ज़रिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के तैयार किए थे 2NH3, उसका हमने रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हीट प्रोवाइड की। ये जो ऊपर डेल्टा का साइन है इसका मतलब है हीट। अच्छा, जब हमने इनका रिएक्शन करवाया तो इससे अमोनियम कार्बामेट बना है। अगर आप पीछे देखें तो 2 N है, इधर भी NH2 है और एक NH4 है, तो N 2 ही है। हाइड्रोजन इधर 6 हैं तो इधर भी एक H2 है और एक H4 है, तो हाइड्रोजन 6 हैं। कार्बन 1 है और 2 ऑक्सीजन है, वो इधर भी कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन है। तो ये इस तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये जो कंपाउंड बना है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से वो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यूरिया की प्रिपरेशन होती है। अमोनियम कार्बामेट को हम वापस लेके आते हैं नेक्स्ट स्टेप में और इसकी डीहाइड्रेशन करते हैं, यानी कि इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं। डीहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। अब जब हम अमोनियम कार्बामेट से वाटर को रिमूव करेंगे तो उससे यूरिया बनेगा। अब देखें NH2 वैसे का वैसे रह गया, अगर इक्वेशन के दूसरी साइड पे देखें तो CO वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो एक O है, एक हमने ये निकाल लेना और H4 से 2 H निकाल लेने, तो वो H2 वो निकला और एक O निकला, वो वाटर निकल गया, बाकी NH2 बन गया। तो ये NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला है। इस तरह हमने यूरिया को तैयार कर लिया। अब ये जो हमारे पास यूरिया तैयार हुआ ये लिक्विड फॉर्म में तैयार होता है। अब हमने क्योंकि इनको ग्रैन्यूल्स यानी कि दानेदार शक्ल में लेके आना है, तो अब उसके लिए हम ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया करते हैं। अब इसमें क्या हम करते हैं कि इसमें लिक्विड यूरिया को ड्राई किया जाता है, खुश्क किया जाता है। कैसे करते हैं, एक टावर होता है और उसमें ना हम ऊपर से क्या करते हैं, लिक्विड यूरिया को डालते हैं और टावर के लोअर साइड से हम गर्म हवा ऊपर दाखिल करते हैं। अब जैसे ही वो ऊपर से यूरिया आता है या लिक्विड यूरिया, तो वो खुश्क होकर दानों की शक्ल में चेंज हो जाती है। वो लिक्विड यूरिया ग्रैन्यूल्स में चेंज होती है, फिर उसको पैकिंग करके मार्क की हीट में बेच दिया जाता है। तो ये सिंपल सा एक स्टेप है जिससे हम यूरिया को तैयार करते हैं। तो अब बताएंगे कि पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा, उससे अमोनियम कार्बामेट बनेगा, फिर अमोनियम कार्बामेट की डीहाइड्रेशन करेंगे तो उससे हमारे पास यूरिया बनेगा और उसमें से वाटर रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जो यूरिया बना है ये लिक्विड फॉर्म में, अब लिक्विड फॉर्म को हमने चेंज करना ग्रैन्यूल्स की शक्ल में, तो उसके लिए हम एक टावर में क्या करते हैं, ऊपर से यूरिया को डालते हैं और नीचे से गर्म हवा होती है और वो जो लिक्विड यूरिया है वो ग्रैन्यूल्स में चेंज होती है दानों की शक्ल में, फिर उसको पैकिंग करते हैं और मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम यूरिया को प्रिपेयर करते हैं। अब अगर इसकी बात करें इम्पोर्टेंस की, तो एक तो सबसे बड़ा जो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एक लार्ज स्केल पे यूज़ की जाती है। जो यूरिया है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एग्रीकल्चर स्केल पे और एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होती है। फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया है कि ये वो केमिकल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अगर किसी भी सॉइल की ज़रखेज़ी बढ़ जाएगी तो उसकी ऑटोमेटिक यील्ड यानी कि पैदावार बेहतर हो जाएगी। उसके बाद यूरिया नॉन टॉक्सिक होती है, ये नुकसानदेह नहीं होती और इसको इजीली स्टोरेबल किया जा सकता है। और कुछ ये एक्सप्लोसिव थिंग्स यानी कि धमाका खेज मटेरियल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं यूरिया के। और पाकिस्तान में इसके कितने यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या हैं, टोटल 6 यूनिट्स हैं। मैं 4 इधर आपके बुक में मेंशन किए गए हैं। एक फौजी फर्टिलाइज़र वाले हैं जो और एंग्रो केमिकल्स है, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम है और दाऊद हरकुलिस कंपनी है।
अब ये 4 जो है ना मेन, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इनमें से जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो तकरीबन 59% शेयर उसका, मतलब 100 में से 59% शेयर ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो फौजी फर्टिलाइज़र यूरिया की करता है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था यूरिया की प्रिपरेशन, उसकी इम्पोर्टेंस। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई इशू हो तो आपने ज़रूर बताना है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।